हेलो स्टूडेंट्स। तो में अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पूरी जानकारी ली थी। कैसे इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई किया जाता है, कैसे इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाता है, कितने तरह के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, प्लस आई माइनस आई, उनके एग्जांपल्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर किए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब हमारे परमानेंट इफेक्ट के अंदर दूसरा जो हम इफेक्ट पढ़ने वाले हैं वो है रेजोनेंस इफेक्ट, या फिर जिसे अपन मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। एक खास बात है कि रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये रेजोनेंस आखिर होता क्या है। रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस कैसे मॉलिक्यूल्स में देखा जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है। कि अगर अपने को रेजोनेंस के बारे में जानकारी नहीं होगी तो रेजोनेंस इफेक्ट अपन वहाँ नहीं देख सकते, वो अपने को पता नहीं चलेगा। तो रेजोनेंस इफेक्ट देखने से पहले अपने को रेजोनेंस के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है। तो आज के लेक्चर में अपन रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे मॉलिक्यूल्स के अंदर रेजोनेंस देखा जाता है, रेजोनेंस होता क्या है, मॉलिक्यूल में कैसे अप्लाई किया जाता है। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपन रेजोनेंस की। रेजोनेंस जिसे अपन अनुनाद भी कहते हैं। याद करो, इंडक्टिव इफेक्ट में अपन ये कहा था कि इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट है, कि भाई इस इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होते हैं। सही है। उससे पूरा ही उल्टा चलता है अपना रेजोनेंस। वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पे अप्लाई होता था, ये अप्लाई होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स पे, और वहां पे डिस्प्लेसमेंट होता था, और यहाँ होता है डीलोकेलाइजेशन। अपन ने दोनों टर्म्स के बारे में बात की थी पिछले लेक्चर में कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट और क्या होता है डीलोकेलाइजेशन। अगर ऑर्बिटल सेम है इलेक्ट्रॉन का, अपने ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो वो होगा उसका डिस्प्लेसमेंट, और एक ऑर्बिटल से दूसरी ऑर्बिटल में जाएगा तो होगा वो उसका डीलोकेलाइजेशन। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का होता है डीलोकेलाइजेशन। तो अगर मैं रेजोनेंस की डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखूंगा? delocalization of pi electrons is known as रेजोनेंस। पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलेशन क्या कहलाता है? रेजोनेंस कहलाता है। अगर मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी लिखूंगा। क्योंकि ये मेरे परमानेंट इफेक्ट का टाइप था, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। सही है। दूसरी प्रॉपर्टी, सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स पे एप्लीकेबल होता है, तो अपन सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या लिखेंगे? ओनली पाई इलेक्ट्रॉन take participate in resonance। इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी होगी, इंडक्टिव इफेक्ट को अपन ने डिस्टेंस डिपेंडेंट बताया था और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया था उसका रिलेशन। लेकिन जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है ये आपके डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। पूरे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस इफेक्ट या रेजोनेंस जो होता है वो एक जैसा अप्लाई होता है। तो इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी अपन लिखेंगे वो ये लिखेंगे, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट। ये दूरी पर निर्भर नहीं करता। तो पहली प्रॉपर्टी, ये एक तरह का स्थायी प्रभाव है, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स ही अनुनाद के अंदर भाग लेते हैं, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्टिसिपेशन इन रेजोनेंस। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी कि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यानी पूरे मॉलिक्यूल में ये एक जैसा रहेगा। एग्जांपल सब लेंगे तो पता चल जाएगी चीजें। सही है। और जो चौथी प्रॉपर्टी पर इसकी लिखेंगे वो ये है, it is also
known as conjugation। कि इसे क्या बोला जाता है, इसे conjugation या फिर संयुग्मन भी कहा जाता है। क्या होता है कॉन्जुगेशन, क्यों बोलते हैं इसे कॉन्जुगेशन, सारी चीजें आपके आगे आ जाएगी। तो चार प्रॉपर्टी, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन स्टेट पार्टिसिपेशन, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, और इसे कॉन्जुगेशन भी कहा जाता है। आई बात समझ में। तो रेजोनेंस की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल गया। अब जो सेकंड थिंग आती है दिमाग में वो ये है कि कैसे पता करें कि मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट है या नहीं है। सबसे पहली चीज तो अपन नेक्स्ट इसी के ऊपर बात करते हैं कि रेजोनेंस की क्या कंडीशन है, या किसी मॉलिक्यूल को रेजोनेंस शो करने के लिए, अनुनाद प्रदर्शित करने के लिए कौन कौन सी शर्तों की पालना करनी पड़ेगी। कंडीशन फॉर रेजोनेंस, अनुनाद के लिए शर्त है। देखो सबसे पहली कंडीशन जो किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस शो करने के लिए जरूरी होती है वो होती है कि मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। कि आपका जो मॉलिक्यूल है, आपका जो अणु है वो कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, यानी कि समतलीय होना चाहिए। अब बहुतों को दिक्कत आती है कि ये प्लेनर से क्या मतलब है, समतलीय से क्या मतलब है। तो देखो सीधी सी बात है, अगर किसी मॉलिक्यूल के सारे एटम्स एक ही प्लेन में है, एक ही तल में है, तो वो मॉलिक्यूल होगा प्लेनर, और अगर तल से बाहर चले गए तो वो हो जाएगा नॉन प्लेनर। सही है, ये तो पता चल गया कि भाई प्लेनर नॉन प्लेनर होता क्या है। कैसे पता करें कि मॉलिक्यूल के सारे एटम्स प्लेन में है या नहीं है, कि हमें दिखता थोड़ी है। तो देखो मॉलिक्यूल की प्लेनिटी चेक करने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो उसका हाइब्रिडाइजेशन। आप हाइब्रिडाइजेशन से पता कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं है। कैसे, जैसे मैंने पहली कंडीशन लिखी, मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। तो अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 में से होना चाहिए। मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं अगर उनका हाइब्रिडाइजेशन sp और sp2 है तो मैं कहूंगा कि वो पूरा मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेनर है। क्यों, क्योंकि sp की अपन शेप की बात करते हैं तो वो लीनियर शेप होती है, और एक जो लाइन अपन हमेशा खींचते हैं वो हमेशा एक ही प्लेन के अंदर होती है। एक लाइन के जो दोनों पार्ट हैं ये कभी भी प्लेन से बाहर नहीं जा सकते। जैसे ही अपन लाइन खींचेंगे ये एक ही प्लेन के अंदर जाएगी। तो लीनियर स्ट्रक्चर हमेशा कैसी होती है, प्लेनर होती है या फिर समतलीय होती है। और sp2 की जो शेप बताते हो वो बताते हो ट्राइगोनल, प्लेनर, त्रिकोणीय, समतलीय। इसके तो नाम में क्या आता है, समतलीय। और ट्राइगोनल प्लेनर के भी तीनों बॉन्ड्स कैसे होते हैं, एक ही प्लेन के अंदर होते हैं। तो अगर आपको ये पहचानना है कि मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन। तो सेकंड इसी का पॉइंट मैं लिख सकता हूं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ all atoms should be sp और sp2। कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी एटम हैं उन सबका संकरण हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp या फिर sp2 होना चाहिए। तो ये मेरी है, चाहे इसको एक कंडीशन ही मान लो क्योंकि ये इससे रिलेटेड है, और चाहे इसको 2 पॉइंट्स में लिख लो। तीसरी जो कंडीशन किसी भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस शो करने के लिए जरूरी है वो है उसमें किसी भी तरह का कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का संयुग्मन उपस्थित होना चाहिए। तो थर्ड, एनी कॉन्जुगेशन मस्ट बी प्रेजेंट। मॉलिक्यूल में किसी भी तरह का संयुग्मन उपस्थित होना चाहिए। देखो अनुनाद को अपन एक नाम और दिया था कि इसे संयुग्मन भी बोला जाता है। कैसे,
क्योंकि संयुग्मन इसकी एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। मॉलिक्यूल के अंदर अगर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, संयुग्मन नहीं होगा, तो वहां पे रेजोनेंस भी प्रेजेंट नहीं होगा। आई बात समझ में? तो ये है इसकी 3 शर्तें। अब यहाँ जो एक अपने को चीज सीखनी है वो ये कि ये कॉन्जुगेशन होता क्या है और ये मॉलिक्यूल में कैसे देखा जाता है। आई बात समझ में? तो प्लेनरिटी के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ेगा और कॉन्जुगेशन के लिए अपन बात करते हैं कि किस तरह से कॉन्जुगेशन देखा जाता है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। देखो, अगर मॉलिक्यूल के अंदर पाई सिग्मा पाई ऐसा कोई सीक्वेंस दिखाई दे रहा है तो हम कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, संयुग्मन प्रेजेंट है। और कैसा संयुग्मन प्रेजेंट है? पाई सिग्मा पाई का संयुग्मन प्रेजेंट है। आई बात सुन में? सेकंड, अगर किसी मॉलिक्यूल में पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और खास बात पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल जरूर होना चाहिए, खाली कक्षक जरूर होना चाहिए। सिर्फ पॉजिटिव चार्ज नहीं देखना, पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या होना चाहिए, खाली कक्षक जरूरी होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि वहां मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, एक तरह का संयुग्मन कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। और कैसा कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है? पाई सिग्मा पॉजिटिव विथ वैकेंट ऑर्बिटल का कॉन्जुगेशन वहां पर प्रेजेंट है। थर्ड, मॉलिक्यूल में कोई पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन हो सकता है। मॉलिक्यूल में कोई पाई सिग्मा लॉन पेयर के साथ का कॉन्जुगेशन हो सकता है। मॉलिक्यूल में कोई पाई सिग्मा फ्री रेडिकल मुक्त मूलक टाइप का कॉन्जुगेशन हो सकता है। मॉलिक्यूल में आपके नेगेटिव सिग्मा पॉजिटिव इस तरह का कोई कॉन्जुगेशन हो सकता है। कहने की बात है कि देखो, कोई भी दो टर्म्स के बीच में क्या आ रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड अल्टरनेटिवली सबके बीच में आ रहा है। तो मॉलिक्यूल में पाई सिग्मा पाई इस तरह का कॉन्जुगेशन हो सकता है। पाई सिग्मा पॉजिटिव विद वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा लॉन पेयर, नेगेटिव सिग्मा पॉजिटिव। अब इसका उल्टा पॉजिटिव सिग्मा नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव सिग्मा पाई, कैसे भी देख सकते हो। बस इस तरह का सीक्वेंस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर बात करूं तो मॉलिक्यूल में पाई सिग्मा ओनली वैकेंट ऑर्बिटल इस तरह का कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट हो सकता है। आई बात समझ में? तो अगर आपको मॉलिक्यूल में इस तरह की कंडीशंस दिखाई दे रही है तो अपन कहेंगे कि मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। और अगर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो वहां पे रेजोनेंस हो सकता है, अगर ऊपर वाली शर्त भी फॉलो हो कि मॉलिक्यूल कैसा हो, प्लेनर हो। आई बात समझ में? अब यहां एक खास बात अपने को ध्यान रखनी है, नेगेटिव सिग्मा लॉन पेयर इस तरह का कॉन्जुगेशन हम रेजोनेंस की कंडीशन के लिए नहीं मानते, यानी इस तरह के सीक्वेंस को कॉन्जुगेशन के अंदर काउंट नहीं किया जाता। नेगेटिव सिग्मा लॉन पेयर इस तरह का कॉन्जुगेशन हमारे, या इस तरह का सीक्वेंस हमारे कॉन्जुगेशन की कैटेगरी में नहीं आता। आई बात समझ में? तो मेनली देखा जाए तो रेजोनेंस की सिर्फ दो ही शर्तें हैं कि मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए और उसमें किसी ना किसी तरह का कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए। प्लेनरिटी के लिए हाइब्रिडाइजेशन चेक करो और कॉन्जुगेशन के लिए मॉलिक्यूल में इस तरह के सीक्वेंस चेक करो। अगर प्लेनरिटी है और इस तरह के सीक्वेंस प्रेजेंट है तो हम कहेंगे उस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस हो सकता है, या उस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट है। आई बात समझ में? अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कि ये कंडीशन कैसे मॉलिक्यूल्स के अंदर अप्लाई की जाती है। बात करते हैं एग्जांपल्स की। सही है? देखो, सबसे पहला एग्जांपल लेता हूं मैं,
CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। पूछा जाएगा कि बताओ क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट है या नहीं है। बिल्कुल आसान तरीका है। हमारी जो दो शर्तें हैं, अगर मॉलिक्यूल फॉलो करेगा तो रेजोनेंस प्रेजेंट होगा, वरना रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं होगा। देखो, सबसे पहली शर्त अप्लाई करता हूं कि मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं है, और प्लेनिटी चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन को चेक करना पड़ेगा। अगर मैं इस कार्बन के हाइब्रिडेशन की बात करूं तो 2 सिग्मा, एक 3 सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ इसका हाइब्रिडेशन sp2। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका हाइब्रिडेशन भी sp2। तो पूरे मॉलिक्यूल में ये जो चारों कार्बन हैं, इन चारों का हाइब्रिडेशन कैसा है, sp2 है, यानी कि मॉलिक्यूल कैसा है आपका, प्लेनर मॉलिक्यूल है। हाइब्रिडेशन चेक करना आपको आता है, लेकिन अगर नहीं आता किसी को तो वीडियो बनाऊंगा मैं हाइब्रिडेशन के लिए भी, आप वहां से आसानी से हाइब्रिडेशन देख सकते हैं। अब मैं एक बार बात करता हूं कि आपको हाइब्रिडेशन निकालना आता है। तो चारों का हाइब्रिडेशन कैसा है, sp2 है, इसका मतलब मॉलिक्यूल प्लेनर है। पहली शर्त तो मेरी फॉलो हो गई। दूसरी शर्त कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन देखता हूं, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। सबसे पहला कॉन्जुगेशन का टाइप था अपने पास पाई सिग्मा पाई, और पाई सिग्मा पाई का सीक्वेंस यहाँ पर प्रेजेंट है, इसका मतलब मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। तो मैं कहूँगा ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस की शर्त की पालना करता है, यानी इसके अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट है। अब देखो, कोई भी मॉलिक्यूल अगर रेजोनेंस की शर्त उसमें प्रेजेंट है या वो अनुनाद प्रदर्शित कर रहा है, तो उसकी अनुनादी संरचना जरूर बनेगी, वो अपनी कोई ना कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जरूर बनाएगा। तो अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखो कैसे रेजोनेंस शो कर रहा है। ये पाई बॉन्ड अगर यहां चला जाए तो ये पाई बॉन्ड्स आगे की तरफ चले जाएंगे, तो इस कार्बन के ऊपर तो आएगा नेगेटिव चार्ज, सही है। उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH, CH2 पॉजिटिव। यहां से पाई इलेक्ट्रॉन उठ के यहां चले गए, तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो यहां CH2 प्लस, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 माइनस। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल क्या शो कर रहा है, रेजोनेंस शो कर रहा है। अब कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनी, अगर किसी ने पहली बार पढ़ा है तो उसको समझ में नहीं आएगा, तो आगे वाले लेक्चर्स के अंदर अपन पूरा रेजोनेंस पढ़ेंगे, तो उसमें हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है वो चीज़ भी आपके आ जाएगी। अभी बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको सिर्फ पहचानना आना चाहिए कि मॉलिक्यूल में किस तरह से रेजोनेंस देखा जाता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बन रही है उसके लिए अपन फर्दर आगे और लेक्चर देखेंगे। आई बात सुन में, बस मैं तो आपको एक बता रहा हूँ कि अगर मॉलिक्यूल्स के अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट है तो किस तरह से वो रेजोनेंस शो हो रहा है, किस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं, कि यहां से ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होकर कहां चला गया, यहां चला गया। आई बात सुन में। सेकेंड, मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सबसे पहले वही प्लेनरिटी, और प्लेनरिटी के लिए क्या चेक करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। देखो sp2 हाइब्रिडेशन 3 सिग्मा बॉन्ड, sp2 हाइब्रिडेशन 3 सिग्मा बॉन्ड, sp2 हाइब्रिडेशन 3 सिग्मा बॉन्ड। और ऑक्सीजन के लिए भी बात करें तो 1 सिग्मा और 2 लोन पेयर के साथ इसका हाइब्रिडेशन भी क्या आएगा आपके पास, sp2 आएगा, यानी पूरे मॉलिक्यूल में मेरे प्लेनरिटी की शर्त प्रेजेंट है, सही है। अब मैं बात करता हूं कॉन्जुगेशन की। देखो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, इसका मतलब मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस की शर्त प्रेजेंट है। अब रेजोनेंस की शर्त प्रेजेंट है तो ये किस तरह से रेजोनेंस शो करता है, आपको एक बार उस पर ध्यान नहीं देना, बस मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से इसके अंदर रेजोनेंस होता है। वही सेम, ये पाई अगर इसके पास चला जाए तो ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, आपको मिलेगा CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CHO माइनस। अब देखो यहां तो मैंने इस पाई बॉन्ड का मूवमेंट कराया, कोई कैसे इसको मूवमेंट करा दो, कोई बात नहीं, दोनों में से एक जैसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, यानी यहां तो आप दोनों में से किसी भी पाई बॉन्ड का मूवमेंट करा सकते हो। लेकिन यहां आपको बात ध्यान रखनी है कि यहां ये वाला पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड की तरफ मूव नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की ईएन क्या है, ज्यादा है,
इन सब की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होता है। वो अपन वीडियो के लास्ट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर चेक करेंगे कि कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। आई बात समझ में? अभी अपन सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस की बात करते हैं। थर्ड सेम वही, सबसे पहले पेनल्टी चेक करो। मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन sp2 है सबका, यानी मॉलिक्यूल कैसा है? प्लेनर है। मैं सीधा सीधा आपको कॉन्जुगेशन देखना बता रहा हूँ कि किस तरह से इसके अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। देखो पाई सिग्मा, अब आगे जाने के लिए कुछ नहीं है, नहीं। देखो आगे इस बोरॉन के पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल का भी कॉन्जुगेशन देखा जाता है। अब पता करें कि भाई ये वैकेंट ऑर्बिटल कैसे आ गया, कैसे पहचाने। तो वैसे जब अपन पीरियोडिक टेबल वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ अपने को पता है कि बोरॉन के अंदर वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। फिर भी अगर किसी को नहीं पता चल रहा तो देखो वैकेंट ऑर्बिटल चेक कैसे करेंगे। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p1, सही है। अगर मैं इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो 2s और ये मेरा 2p। मैं सीधा एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा हूं। 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन वैलेंसी एक्सपेंड करके एक इलेक्ट्रॉन p के अंदर चला जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन p के अंदर पहले से प्रेजेंट है। तो 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन बोरॉन कर रहा है। 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन करने के बाद उसके पास ये एक क्या बच गया? वैकेंट ऑर्बिटल बच गया। तो इस तरह से आप मॉलिक्यूल्स के अंदर वैकेंट ऑर्बिटल चेक करते हैं, सही है। कंडीशन रेजोनेंस की प्रेजेंट है, इसका मतलब मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करेगा। रेजोनेंस शो करेगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। मैं एक बार बना देता हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आप जब सीख जाओ तो दोबारा इसको एक बार चेक कर लेना। ये पाई बॉन्ड उठ के चला गया, यहाँ पर आपको मिल गया CH2, CH डबल बॉन्ड, BH2 नेगेटिव। BH2 नेगेटिव क्यों? बोरॉन इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंट स्पीसीज है। अगर इसका ऑक्टेट कभी पूरा होगा तो ये इसको शो जरूर करेगा कि भाई इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ की बात करता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, सही है। मॉलिक्यूल प्लेनर है, हाइब्रिडेशन की शर्त पूरी है। ये sp2, ये sp2। हाँ, यहाँ किसी को दिक्कत आ सकती है कि नाइट्रोजन के अंदर 3 तो इसने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, एक इसके पास लॉन पेयर है तो इसका हाइब्रिडेशन तो sp2 हो गया। लेकिन देखो ऐसा नहीं है। लॉन पेयर का कॉन्सेप्ट चलता है हाइब्रिडेशन के अंदर कि लॉन पेयर डीलोकेलाइज्ड है या फिर लोकेलाइज्ड है। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ लोकेलाइज्ड लॉन पेयर ही काम आते हैं। लेकिन अगर आपका लॉन पेयर डीलोकेलाइज्ड है, डीलोकेलाइज्ड का मतलब कि अगर लॉन पेयर कॉन्जुगेशन में भाग ले रहा है तो फिर वो हाइब्रिडेशन के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पाई सिग्मा लॉन पेयर का कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, तो ये वाला लॉन पेयर हाइब्रिडेशन में भाग नहीं लेगा। आई बात समझ में? तो हाइब्रिडेशन के अंदर बात करेंगे इस लॉन पेयर की कि लॉन पेयर डीलोकेलाइज लोकेलाइज क्या होता है। तो मॉलिक्यूल में पहली शर्त प्रेजेंट है कि मॉलिक्यूल पूरा कैसा है? sp या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कॉन्जुगेशन भी इसके अंदर प्रेजेंट है। कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो ये क्या शो करेगा? रेजोनेंस। कैसे? ये लॉन पेयर आ गए यहाँ पर, ये पाई बॉन्ड चले गए, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड NH2। नाइट्रोजन ने लॉन पेयर डोनेट कर दिए तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट, पहली शर्त प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल आपका पूरा प्लेनर। अब मैं बात करता हूं इसमें कॉन्जुगेशन की। तो देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, एक तरह से देखें तो इसके अंदर अपने कॉन्जुगेशन की शर्त पूरी हो रही है। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो पॉजिटिव के बाद अपन ने वैकेंट ऑर्बिटल लगाया था, और अपने को पता है कि नाइट्रोजन के अंदर वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट
नहीं होता। तो अगर नाइट्रोजन में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो पाई सिग्मा पॉजिटिव का कॉन्जुगेशन है लेकिन साथ में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो यह मॉलिक्यूल रेजोनेंस की शर्त को नहीं पूरा करेगा, यानी यहाँ पर रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं होगा। और वैकेंट ऑर्बिटल देखने का वही तरीका, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, ये 2s ये 2p3, ना तो कोई p ऑर्बिटल है और d ऑर्बिटल तो इसके अंदर होगा ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। और वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होगा तो मॉलिक्यूल रेजोनेंस की शर्त को फॉलो नहीं करेगा। एक बात समझ में? तो इस तरह से आप वैकेंट ऑर्बिटल चेक कर सकते हो। नेक्स्ट तो इसका एग्जांपल है वो ये है CH3 पॉजिटिव डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सही है। इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, चलो इसको तो हटा दो, यानी रेजोनेंस इस कंडीशन के ऊपर इस कार्बन के तक तो रेजोनेंस आ ही नहीं सकता। हाँ, यहां आपको sp और sp2 प्लेनेटी मिल सकती है, तो अगर हो सके तो यहां पर रेजोनेंस थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन मुझे यहां पे किसी तरह का कोई कॉन्जुगेशन दिखाई नहीं दे रहा। पॉजिटिव पाई लॉन पेयर इस तरह का कोई भी कॉन्जुगेशन अपन ने नहीं देखा था। अपने हर कॉन्जुगेशन के अंदर बीच में सिग्मा बॉन्ड जरूर आ रहा था। आई बात समझ में? लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन प्रेजेंट नहीं है। तो अगर देखा जाए तो इस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस नहीं है, लेकिन देखो रेजोनेंस की शर्त नहीं होने के बावजूद भी ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। कैसे रेजोनेंस शो करेगा? देखो इसमें इस तरह से रेजोनेंस देखा जाता है कि ये पाई बॉन्ड चला जाता है, यानी लॉन पेयर चला जाता है पाई बॉन्ड के अंदर, और ये इस तरह से अपनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। अब भाई दिमाग में ये बात आए कि रेजोनेंस की कंडीशन ही नहीं है, फिर भी कैसे इसने रेजोनेंस शो किया? तो देखो सीधी सी बात है, इसने इस कंडीशन से अपने आप को इस कंडीशन के अंदर चेंज किया वाया रेजोनेंस, क्योंकि इससे उसकी स्टेबिलिटी क्या मिल रही है, इसको ज़्यादा मिल रही है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ इसके पास ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4, 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ इस कार्बन में अब 4 बॉन्ड हो गए तो 8 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के पास भी कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है, 3 बॉन्ड के और 2 लॉन पेयर के। यानी यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट था और वहाँ पे क्या हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और हम बात करते हैं कि सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं ये हमेशा अपना कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कैसा करना चाहते हैं, यानी ये चाहते हैं कि इनका ऑक्टेट कैसा हो जाए? कंप्लीट। और अगर इनका कंप्लीट ऑक्टेट हो गया तो इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इसलिए मॉलिक्यूल अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए रेजोनेंस की कंडीशन नहीं होने के बावजूद भी रेजोनेंस शो करता है। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस की कंडीशन लगा के देखते हो कि किस तरह से मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है। आई बात समझ में? अब इसके दो मैंने एग्जांपल बताए आपको, एक जिसमें रेजोनेंस की शर्त है जो एक तरह से दिख रहा है फिर भी रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है, और दूसरा इसमें रेजोनेंस की शर्त नहीं है फिर भी मॉलिक्यूल में क्या है? रेजोनेंस शो हो रहा है। तो ये एग्जांपल आपको जरूर दिमाग में रखने पड़ेंगे। ये और इनके जैसे अगर कोई दूसरी कंडीशंस आ जाए, थोड़ा बहुत स्केलेटन चेंज कर दे, तो भी आपको वहाँ पे रेजोनेंस को कंसीडर करना पड़ेगा। या फिर यहाँ पर कुछ और नाइट्रोजन के अलावा अगर वो ऑक्सीजन लेके आ जाए तो ऑक्सीजन के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा, तो वहाँ पे भी रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं होगा। बस कहने की बात है कि आपको कंडीशन पूरी तरह से देखनी आनी चाहिए। बाकी जब अपन एग्जांपल्स करते हैं तो और अपने पास केसेस आते रहते हैं और अपना पूरा क्लियर हो जाता है एकदम। तो इस तरह से आप मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस देख सकते हो। अब नेक्स्ट इसमें अपन एक तरह की प्रॉब्लम और बनती है कि मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना वो आपको पूछता है। वो आपको कुछ एग्जाम्पल देगा, फिर पूछेगा कि बताओ इनमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो एक वो प्रॉब्लम देख लेते हैं फटाफट।